हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। आइए देखते हैं। डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। कह रहे कि कोई भी पदार्थ हो, अगर वो अकेला रहेगा या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, या तो अकेले रहेगा या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, मतलब रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगा। और जब एक, है ना, एक या अधिक सेम से या उससे डिफरेंट टाइप का, है ना, डिफरेंट गुणधर्म वाला जब पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए तो साधारण भाषा में अगर डेली यूजेस के बेसिस पे हम आपको बताएं, तो जैसे आप देखे होंगे कि दही का बनना, है ना, दही का जमना। ठीक है, तो ये जो दही जम रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये दूध जो है वो परिवर्तित हो जा रहा है एक अलग तरह के पदार्थ में, जिसको हम लोग दही बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो दूध है उससे ये परिवर्तित हुआ, दही बना। दही को हम अगर फिर से चाहे कि दूध बना ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जो दही है वो एक नया एलिमेंट बना, एक नया क्या बोल सकते हैं उसको, नया यौगिक बना, एक नया मटेरियल बना, जो कि दूध से बिल्कुल क्या है, अलग है, डिफरेंट। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कागज लें और उसको जलाए। ठीक है, जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो जब भी कागज और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, उसको जब जलाएंगे, तो जलने के बाद आपको क्या मिलेगा, राख मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कागज जो है वो जलने के बाद उसकी स्थिति जो है, उसका जो गुण है, उसका जो बिहेवियर है, सब चेंज हो गया। ठीक है, वो राख बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप चाहें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और उस राख से पुनः आप कागज बना लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी से हमें पता चलता है कि हमें जब कोई भी अभिक्रिया करते हैं, उस अभिक्रिया के दौरान अगर कोई एलिमेंट बनता है और वो एक नया उसका गुणधर्म हो जाता है, एक नए टाइप का, है ना, मटेरियल बन जाता है, तो वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। भौतिक उसको कहते हैं जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। कुछ भी परिवर्तन का क्या मतलब है, मेरा मेरा मतलब ये है कि उसमें, है ना, नया एलिमेंट नहीं बनेगा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। समझ में आया? नए पदार्थ नहीं बनेंगे। कैसे, देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपको बर्फ का उदाहरण दें। ठीक है, तो बर्फ जब पिघलता है तो क्या बनता है, जल बनता है। और जल को जब हम गर्म करते हैं, तो वो क्या बनता है, भाप बनता है, वाष्पीकृत होता है। ठीक है, और अगर हम भाप को फिर ठंडा करें, तो क्या बनेगा, फिर से जल बनेगा। और उस जल को और ज्यादा हम ठंडा करें तो क्या बन जाएगा, बर्फ जम जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि बर्फ पिघलाने के बाद जल बन रहा है, जल पिघलाने के बाद भाप बन रहा है, ये साइकिल एक चलते जा रहा है। मतलब कि हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हम पुनः उसी अवस्था में वापस आ रहे हैं जहां से हमने शुरुआत किया था। तो कहने का अर्थ है कि ये इसका केवल स्टेट चेंज हो रहा है, भौतिक अवस्था चेंज हो रहा है इसका। ठीक है, ये अवस्था में परिवर्तन है, कोई नया एलिमेंट का निर्माण नहीं हो रहा है। तो जब कभी ऐसा रिएक्शन आपको दिखे जिसमें घूम फिर के वही चीज आपको पुनः मिल जा रहा है, उसको हम बोलेंगे भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, और आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे लिखा है रंग, है ना, अवस्था, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना और छिपड़ का बनना। ये सभी क्रियाएं जो होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रंग में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे कि आपको एग्जांपल दिए थे ना, कागज वाला। कागज पहले मान लीजिए किसी भी कलर का हो सकता है, व्हाइट कागज है, जब जलाएंगे तो वो
नीचे बचा है तो राख बन जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब भी मिलते हैं तो उनको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, जैसे यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे, उनका रिएक्शन कराएंगे, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन से अलग है, ऑक्सीजन से अलग है। जब कार्बन सिंगल था तो वो कुछ अलग तरह से रिएक्ट करता था, वो एक अलग है ना एलिमेंट था, उसका नेचर बिहेवियर सब कुछ अलग था। ऑक्सीजन अलग है तो उसका भी नेचर बिहेवियर सब अलग है। लेकिन जब ये दोनों मिले तो बने क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो एक अलग तरह का गैस बना। ठीक है, वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। और हम फिर चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन चेंज कर लें, ऑक्सीजन चेंज कर लें, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कर लें, अलग कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये जो नया रिएक्शन बना, ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास बचता है कैल्शियम OH और मिलकर बना ये क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नया एलिमेंट बन के तैयार हुआ। आगे देखते हैं वियोजन, डिकम्पोजिशन। क्या होता है? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो जुड़ के बन रहे थे, अब कैसे बनेंगे? टूट के बनेंगे। जब कभी भी एलिमेंट टूटता है, बिखरता है एक या एक से अधिक पार्ट में, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वियोजन बोलेंगे। यहाँ आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा गया, ठीक है, तो तोड़ने के बाद क्या बनता है बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग एलिमेंट हमें मिले, तो ये जो एलिमेंट मिले ये इसमें से टूट कर मिले हुए हैं, इसीलिए हम इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं एकल विस्थापन, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित जब तत्व को उसके रिएक्शन कराते हैं तो यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। कैसे? देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये Fe है, लोहा है, आयरन, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? जो रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होने के बाद जो बना वो यहाँ पे ये बना है आयरन सल्फेट, FeSO4 बना है। बट पहले क्या था? पहले तो कॉपर सल्फेट था, लेकिन अभी क्या बना हुआ है? आयरन सल्फेट बना हुआ है। और कॉपर कहाँ चला गया? वो तो बाहर चला गया। ये कैसे हुआ, ये जानते हैं? तो पहले ये समझ लीजिए कि कभी भी आपको कुछ ऐसा रिएक्शन दिखे जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के जगह अपने आप को स्थापित करके और कि उसके साथ में जो एलिमेंट था उसको अगर बाहर कर दे रहा है, तो ये रिएक्शन एकल विस्थापन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक होता है बाबू अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, क्या होता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी? बेसिकली वो एलिमेंट उसमें होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उनको उस श्रेणी में रखा गया। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे ए एन एल्यूमिनियम डॉट 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 ऐसे होते हैं। इसका मैं PDF में आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ आप देखिएगा, सबसे ऊपर क्या है? पोटासियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो जो टॉप पे होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो पोटेशियम है ये सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील है, कैल्शियम की तुलना में ये अधिक क्रियाशील है ना, मैग्नीशियम की तुलना में ये ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसमें आप देखिएगा, ऐसे ही जब सारणी देखते हुए आप जाएंगे तो उसमें आयरन भी आता है, कॉपर भी आता है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है, श्रेणी में वो ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। तो जो आयरन है वो सल्फेट की जगह अपना स्थान ले लेता है और कॉपर को
बाहर कर देता है और ये अभिक्रिया ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के बाद देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली मतलब एक्सचेंज करते हैं करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहले वाले में क्या था, विस्थापन में क्या था कि एक एलिमेंट है ना, अगले वाले जो एलिमेंट था उसको चेंज कर रहा था, उसका स्थान लेकर के उसको बाहर कर दे रहा था। ठीक है, इस स्थान पे क्या होगा कि यहाँ पे इस रिएक्शन को आप गौर से देखिएगा, ये सोडियम सल्फेट है। ठीक, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2। लेकिन यहाँ देखिएगा सोडियम है, यहाँ बेरियम है, लेकिन रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में तो सल्फेट के साथ बेरियम लग गया है और क्लोरीन के साथ सोडियम लग गया है। तो क्या हुआ, बेसिकली ये जो है इसके स्थान पर चला गया और ये इसके स्थान पर आ गया। ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट की ना होकर के सोडियम क्लोराइड हो गया और बेरियम क्लोराइड ना होकर के बेरियम सल्फेट हो गया। जब भी इस तरह के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप निश्चिंत होकर के द्विविस्थापन अभिक्रिया पर टिक कर दीजिएगा, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। रिएक्शन बनाने के लिए भी आता है, इसको कैसे बनाना है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो जब कभी भी ऐसा आपको रिएक्शन दिखेगा जिसमें एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है चेंज दिखेंगे आपको उत्पाद में, जो प्रोडक्ट है उसमें, तब समझिएगा कौन सा रिएक्शन है, एकल विस्थापन या द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, आगे देखते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम लोग रेडॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उपचयन और अपचयन क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें देखते हैं तत्व यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन देखिएगा तो वो जुड़ेगा। ठीक है, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है अपचयन। ठीक है, उपचयन का अपोजिट क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था तो इधर क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। ठीक है, यही हम डेफिनेशन में भी लिखे हैं, तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। एग्जाम्पल में थ्रू भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा, क्या हो रहा, जुड़ रहा, तो क्या बन रहा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो नया एलिमेंट बना वो हाइड्रोजन की उपस्थिति में बना, यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हुआ। अब आप कहिएगा सर इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन का ह्रास तो हुआ ही नहीं। जरूरी नहीं है कि दोनों जो चीजें हैं वो हों, कोई एक भी रहेगा तो भी हम उसको अपचयन बोलेंगे। इधर सेम वैसा ही है, कॉपर है, ऑक्सीजन मिला, ठीक है, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यहाँ भी पूछेगा सर हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, ह्रास तो हो नहीं रहा। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई हो। आपको जो ऐसे भी अलग तरह के समीकरण जब मिलेंगे, ठीक है, लंबे लंबे समीकरण जब आते हैं एग्जाम्स में, तो वहां आप देखिएगा तो उसमें ऑक्सीजन का योग भी हो रहा होगा, हाइड्रोजन का ह्रास भी हो रहा होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो भी बढ़िया, नहीं हो रहा है, एक हो रहा है तो भी हम बोलेंगे कि हाँ ये उपचयन है और ये अपचयन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उष्मा छेपी। अब नाम से ही क्लियर है कि उष्मा छेपी मतलब कि उष्मा को उत्सर्जित करेगा। कैसे, वैसे विक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब जब वो रिएक्शन होगा तो हम उसमें उष्मा लगा नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो हमको उष्मा देगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे CH4 है, मेथेन, जब मेथेन को हम जलाते हैं, O2 लगा मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, और जब ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्ट हो रहा है मतलब उसको जलाया जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है, तो मेथेन काफी ज्वलनशील गैस है, जब उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बचता है, और साथ में काफी मात्रा में उष्मा भी निकलता है, हीट। ठीक है, तो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जल बचा और साथ में हीट निकलेगा। इसके अपोजिट अपचयन में देखिए यहाँ पर AgCl है, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड, और जब ये टूटता है तो क्या बना, Ag अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। बेसिकली हम यहाँ पर
सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए जब हम उसको तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी चाहिए होगा, खुद ब खुद ये टूटेगा नहीं। जब इसको तोड़ना है तो आपको कोई ना कोई एनर्जी लगाना पड़ेगा। जब एनर्जी लगाइएगा तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें ऊष्मा दे रहे हैं। अब वो ऊष्मा आप सूर्य के रूप में सूर्य का प्रकाश वाला एनर्जी दें या आप हीट करके दें, ठीक है? या आप घर्षण से भी होता है, ठीक है? खैर, लेकिन यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए हम लोग सूर्य के लाइट का यूज़ करते हैं ताकि ये इज़िली टूट पाए। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जब भी इसको तोड़ेंगे तो हमें सनलाइट की आवश्यकता होगी, जिससे हीट उत्पन्न होता है और वो हीट इसको चाहिए तभी ये टूटेगा। यहाँ कोई हीट नहीं चाहिए क्योंकि ये हीट हमें दे रहा है। बेसिक डिफरेंस होता है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इसमें समझने वाली यही बात है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों एलिमेंट इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं सॉरी, और उनको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा। इसका अपोजिट होता है। और इन दोनों अभिक्रिया जब एक साथ होता है तो हम उसको रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है जी? मतलब कोई ऐसा भी रिएक्शन आएगा जिसमें आपको ऐसा दिखेगा कि उसमें इसमें से भी कोई हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है और इधर हाइड्रोजन का भी योग हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कभी ऐसा भी रिएक्शन आपको मिल जाएगा कि ये दोनों घटनाएं किसी एक समीकरण में आपको देखने को मिले तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। सिंगल सिंगल बोलेगा तो सिंगल सिंगल डेफिनेशन आपके सामने है, लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो कि 10वीं कक्षा के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए